दिल के अरमाशुओं में रह गए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं पवन यादव। दोस्तों आज के इस क्लास में हम बताने वाले हैं आपको क्लास 12th भूगोल चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मानव विकास, है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, मानव विकास का पार्ट 1 हो चुका था। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2, है ना। जो भी छूटा हुआ है इस चैप्टर में, आज हम लोग उन टॉपिकों को इस वीडियो में खत्म कर डालेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग से हमारा एक रिक्वेस्ट रहता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और भर भर के शेयर करिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जिससे कि अधिक लोगों को ऑफलाइन क्लास करने की आवश्यकता ना पड़े। हर गरीब बच्चा इस पीसी ऑनलाइन क्लासेस के जितने भी वीडियो हैं वो देखकर अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। कैसे? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आप सभी से 1 रुपया भी नहीं लेते और जीवन में भी कभी 1 रुपया नहीं लेंगे। आप सभी को किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो एक नंबर हम देंगे, आप लोग उसमें व्हाट्सएप करेंगे, आपको तुरंत का तुरंत जिस चैप्टर का नोट्स चाहिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और भर भर के कमेंट करिए किसी भी प्रकार की समस्या हो तब। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा लेट ना करते हुए हम लोग आज देखते हैं मानव विकास, है ना, जिसका है होगा क्लास 2, है ना। आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2, ठीक है ना। पार्ट 1 हो चुका था, आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2 हो जाएगा यहां, है ना, पार्ट 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के क्लास में सबसे पहला टॉपिक है मानव विकास सूचकांक, है ना। मानव विकास सूचकांक। मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले समझिए सूचकांक का मतलब क्या होता है ना। तो सूच का मतलब होता है सूचना। सूच का मतलब क्या होता है? सूचना। और कांक का मतलब होता है अंक, है ना। कांक का मतलब क्या होता है? अंक। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मानव का विकास हो रहा है कि नहीं, मनुष्य का विकास हो रहा है कि नहीं, उसकी सूचना देना है। किसमें? अंक में देना है। वही कहलाता है सूचकांक, है ना, सूचकांक। चलिएगा, तो मानव विकास सूचकांक, है ना। सूचकांक, सूच का मतलब सूचना और कांक का मतलब अंक। मानव विकास का जो सूचना है वो किस रूप में दिया जाएगा? अंक के रूप में दिया जाएगा, ठीक है ना। तो मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो मानव विकास सूचकांक हमें क्या बताता है? मानव विकास के बारे में क्या बताता है हम लोग बारीकी से जानेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट। मानव विकास सूचकांक का उपयोग मनुष्य के जीवन प्रत्याशा दर निकालने की विधि है ना। मानव विकास सूचकांक जो है वो मनुष्य की जीवन प्रत्याशा दर निकालने की विधि है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, कि कौन मनुष्य विकसित है, कौन अत्यधिक धनी है, कौन धनी नहीं है, कौन अत्यंत कमजोर है ना, इन सब के बारे में बताता है कौन? मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक का जो उपयोग है वो मनुष्य की जीवन प्रत्याशा दर निकालने की एक क्या है? विधि है, कि कौन ज्यादा मजबूत है, कौन कमजोर है, कौन उससे भी कमजोर है। इन सब के बारे में कौन बताता है? मानव विकास सूचकांक बताता है मेरे प्यारे भाई बहनों। चलिए अगला पॉइंट है, मानव विकास सूचकांक निकालने के 3 घटक हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मानव विकास सूचकांक निकालने के कितने घटक हैं? 3 घटक हैं। इन 3 रूपों में, इन 3 घटकों के माध्यम से हम मानव विकास सूचकांक को निकाल सकते हैं ना। इन 3 घटकों के माध्यम से मानव विकास सूचकांक को हम आसानी से निकाल लेंगे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मानव विकास सूचकांक निकालने के 3 घटक या आधार है। पहला कौन? स्वास्थ्य है। दूसरा कौन? शिक्षा। तीसरा कौन है? आय, है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। मानव विकास सूचकांक निकालने के 3 विधि है, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय,
है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। तो याद रखिएगा कि मानव विकास सूचकांक निकालने के कितने विधि है? 3 विधि है। कौन कौन? शिक्षा, स्वास्थ्य और आय है ना। चलिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों, मानव विकास सूचकांक बताने वाली संस्था यूएनडीपी है ना। मानव विकास सूचकांक को बताने वाला एक संगठन है, एक संस्था है, उसका क्या नाम है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म क्या जाएगा? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये मानव विकास सूचकांक में बताने वाली संस्था है ना। मानव विकास सूचकांक को बताने वाली संस्था कौन है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। यह संस्था विभिन्न देशों के लोगों को जीवन प्रतिशत दर को बताता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो यूएनडीपी है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एक संगठन है। ये संगठन क्या काम करता है रे रसगुल्ला? तो ये काम करता है कि विभिन्न देशों के लोगों के जीवन प्रतिशत दर के बारे में बताने का काम करता है। मतलब जीवन प्रतिशत दर का मतलब होता है कि किस देश के लोग अत्यधिक शिक्षा, स्वास्थ्य और आय में अच्छे हैं, किस देश के लोग शिक्षित, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय में अच्छे नहीं हैं, किस देश के लोग स्वास्थ्य में अच्छे हैं, शिक्षा में अच्छे हैं लेकिन आय में अच्छे नहीं है। इन सब के बारे में बताता है कौन? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो एक संस्था है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जैसे में लिखा हुआ, किसी देश में मानव विकास की दर ऊंची है या कम। किस देश में मानव विकास सूचकांक या किस देश में मानव विकास का दर ऊंचा है और किस देश का मानव विकास का दर कम है, इन सब के बारे में कौन बताता है रे? तो यूएनडीपी बताता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बताता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? 1990 में हुआ था, है ना। इसका मुख्य काम क्या, ये काम क्या करता है संस्था? तो ये काम करता है कि विभिन्न देशों के मानव विकास के बारे में बताता है कि किस देश का मानव विकास का स्तर ऊंचा है और किस देश का मानव विकास का स्तर नीचा है। कौन बताता? तो यूएनडीपी बताता है। इतना बात समझ आया? ये सारा कुछ समझ में आया? मानव विकास सूचकांक निकालने के 3 घटक हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मानव विकास का स्तर, है ना, मानव विकास का स्तर अति मूल्य सूचकांक वाले देश, है ना, जिसका स्कोर कितना होगा? 0.800 से ऊपर होगा। इसमें कितने देश शामिल हैं? 66 देश शामिल हैं। मानव विकास का स्तर कैसे निकाला जाएगा रे? तो शिक्षा के माध्यम से निकाला जाएगा, स्वास्थ्य के माध्यम से निकाला जाएगा, आय के माध्यम से निकाला जाएगा, है ना। इन तीनों माध्यमों से मानव विकास का स्तर निकाला जाएगा, है ना मेरे प्यारे बच्चों, समझे। मतलब जिस देश का शिक्षा व्यवस्था अच्छा है, जिस देश का स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा है, जिस देश का आय व्यवस्था अच्छा है, उस देश का जो मानव विकास सूचकांक होगा वो क्या होगा रे? सबसे ऊंचा होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सबसे ऊंचा होगा। हमें बताए थे ना कि मानव विकास स्तर कैसे निकाला जाता है? तो जिस देश में शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो, जिस देश में स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा हो, जिस देश में आय व्यवस्था अच्छा हो, उस देश का मानव विकास सूचकांक, उस देश के लोग बहुत ही धनी हैं, मजबूत हैं, सक्षम हैं। बात समझे कि नहीं? क्योंकि उस देश के लोग पढ़े लिखे हैं, उस देश के लोग स्वस्थ हैं, उन देशों के लोगों के पास आय है, इसलिए उस देश का जो मानव विकास का स्तर होगा वो ऊंचा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अति मूल्य सूचकांक वाले देश मतलब इस देश में शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, इस देश में स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा होगा, इस देश में आय व्यवस्था अच्छा होगा, इसलिए इसका स्कोर कितना है? 0.800 से ऊपर है। बात समझे? इसमें कितने देश आते हैं?
66 देश आते हैं। ऐसे 66 देश है विश्व में जहां का शिक्षा व्यवस्था अच्छा है, जहां का आय व्यवस्था अच्छा है, जहां का स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा है, सभी व्यवस्था अच्छा है। इसलिए ऐसे देशों को अति उच्च मूल्य सूचकांक वाला देश कहा जाता है, जिसका स्कोर कितना होता है 0.800 से ऊपर होता है। इसमें कितने देश है 66 देश है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला है उच्च मूल्य सूचकांक वाले देश, है ना, उच्च मूल्य सूचकांक वाले देश। यहां पर थोड़ा आ गया है, यहां पर कर देते हैं 0.799 के बीच, है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब उच्च मूल्य सूचकांक वाले देश, तो उच्च मूल्य सूचकांक वाले देशों का स्कोर कितना है, तो 0.799 से, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जी यहां पर, हाँ ये वाला यहां पर, है ना। तो उच्च मूल्य सूचकांक वाले देशों का स्कोर कितना है, तो 0.700 से, है ना, 0.700 से 0.799 के बीच है। मेरे प्यारे बच्चों, उच्च मूल्य सूचकांक वाले देशों का स्कोर कितना है 0.700 से, है ना, 0.799 के बीच है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, इन तीनों में से कोई एक अच्छा नहीं होगा, जिसके कारण उच्च मूल्य सूचकांक वाले देशों का जो स्कोर है वो 0.700 से 0.799 के बीच है। क्यों है, क्योंकि इन तीनों में से कुछ ना कुछ खराब होगा, इसलिए इनको किस में रखा गया, उच्च मूल्य सूचकांक वाले देशों में रखा गया। इसमें कितना देश आते हैं, 49 देश आते हैं। 49 ऐसे देश आते हैं जिसमें जो उच्च मूल्य सूचकांक वाले देश कहलाते हैं, है ना। 49 ऐसे देश आते हैं जो उच्च मूल्य सूचकांक वाले देश कहलाते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षा में, स्वास्थ्य में या आय में, इन तीनों में से कहीं ना कहीं किसी एक में गड़बड़ी होगा, जिसके कारण इन देशों को उच्च मूल्य सूचकांक वाला देश कहा जाता है, जिसका स्कोर है 0.700 से 0.799 के बीच है ना। कितने देश आते हैं, 49 देश आते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट चलते हैं, मध्यम मूल्य सूचकांक वाले देश, है ना। मध्यम मूल्य सूचकांक वाले देश जिसका स्कोर कितना होता है 0.550 से 0.699 के बीच, है ना। अपना भारत इसी में आता है ना। हम भारत के लोग मध्यम सूचकांक वाले लोग हैं, मध्यम सूचकांक वाला देश है। कौन, हमारा प्यारा सा भारत। क्यों, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, भारत की ना शिक्षा व्यवस्था अच्छा है, क्योंकि जब सरकारी स्कूल में जाएंगे तो वहां के मास्टर आपको प्लांटी मारकर सोते हुए नजर आएंगे, है ना। यहाँ के मास्टरों को बीएलओ में भेज दिया जाता है, यहाँ के मास्टर फकैतीगिरी करते नजर आ जाएंगे, यहाँ के मास्टर बिना पढ़े लिखे मास्टर बन जाते हैं। तो कहां से भारत की शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, है ना मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए हमारा देश मध्यम मूल्य सूचकांक वाला देश है। क्यों, क्योंकि हमारा देश का शिक्षा व्यवस्था एकदम बदतर है, एकदम खराब है। ठीक है ना, पहला समझ में आया होगा। दूसरा समझते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था। जब सदर अस्पताल जाएंगे तो कभी देखेंगे डॉक्टरें नहीं है, कभी देखेंगे एम्बुलेंसें नहीं है, कभी देखेंगे दवाइयां नहीं है, कभी देखेंगे डॉक्टर साहब किसी को गरियाते हुए नजर आएंगे, कभी देखेंगे इतना भीड़ लगल है। तो कहीं ना कहीं मेरे प्यारे बच्चों, भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था भी अच्छा नहीं है, जिसके कारण भारत मध्यम मूल्य सूचकांक वाला देश कहलाता है। क्यों, क्योंकि ना शिक्षा व्यवस्था अच्छा है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा है। अब आय के बारे में जरा सुन लीजिए। यहां पर सुने होंगे मेरे प्यारे बच्चों, कोई भीख मांगते नजर आ जाएंगे, कोई 100 रुपये में काम करते नजर आ जाएंगे, किसी को काम नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं भारत में आय व्यवस्था भी अच्छी नहीं है,
जिसके कारण भारत जो है वो मध्यम मूल्य सूचकांक वाला देश कहलाता है। और भारत का स्कोर कितना होगा? 0.550 से 0.699 के बीच। ऐसे विश्व में कितने देश हैं? 44 देश हैं। भारत किस में आएगा रे? मध्यम मूल्य सूचकांक वाला देश आएगा। क्यों रे? क्योंकि बच्चा यहां ना शिक्षा व्यवस्था अच्छा है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा है, ना आय व्यवस्था अच्छा है, जिसके कारण भारत मध्यम मूल्य सूचकांक वाला देश कहलाएगा। ये तो समझ में आ रहा होगा आपको। इतना रटा के पढ़ाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आप कहीं भी पैसा ऑफलाइन में खर्चा ना करें। मेरे प्यारे बच्चों, दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो हैं हमारे, उनके लिए ये हमारा रहता है क्लास कि वो बच्चे जो आय से ग्रस्त हैं, जिनको पैसा नहीं मिल रहा है ऑफलाइन क्लास करने के लिए, उनके लिए ये ऑनलाइन क्लास है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, उन दूर दराज के लोगों तक भेजें जिससे कि भारत का शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो जाए। इसलिए वीडियो को भर भर के शेयर करिए मेरे प्यारे बच्चों। तो समझ में आ गया ना? चलिए अगला है निम्न मूल्य सूचकांक वाला देश। निम्न मूल्य सूचकांक वाला देश का मतलब शिक्षा व्यवस्था भी बदतर होगा, शिक्षा व्यवस्था भी खराब होगा, स्वास्थ्य व्यवस्था भी खराब होगा, आय व्यवस्था भी खराब होगा। मतलब निम्न मूल्य सूचकांक वाले देशों में कोई भी व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, जिसके कारण इन देशों को निम्न मूल्य सूचकांक वाला देश कहा जाता है। जिसका स्कोर कितना होगा रे? 0.549 से नीचे होगा। इसमें कितने देश आते हैं? 32 देश आते हैं। इसमें नल्ला पाकिस्तान को भी अगर आप शामिल कर ले कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नल्ला पाकिस्तान वहां पर ना शिक्षा व्यवस्था अच्छा है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा है, ना ही आय व्यवस्था अच्छा है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये समझ में आया कि मानव विकास सूचकांक को कैसे निकाला गया। तो सूच का मतलब सूचना और अंक का मतलब जो सूचना दिया जाएगा वो अंक के रूप में दिया जाएगा। किसका सूचना? मानव विकास का सूचना। तो ये समझ में आया। अति उच्च मूल्य सूचकांक वाले देश मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य और आय तीनों में अच्छे हैं, जिसके कारण ऐसे देशों को कहा जाता है अति उच्च मूल्य सूचकांक वाला देश, जिसका स्कोर 0.800 से ऊपर होता है। कितने देश हैं? 66 है ना। उच्च मूल्य सूचकांक वाला देश शिक्षा, स्वास्थ्य और आय तीनों में से कोई एक गड़बड़ होगा, एक खराब होगा। इसलिए ऐसे देशों को उच्च मूल्य सूचकांक वाला देश कहा जाता है, जिसका स्कोर 0.700 से 0.799 के बीच है। कितने देश है? 49 है ना। मध्यम मूल्य सूचकांक वाले देश मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य और आय तीनों व्यवस्थाएं खराब हैं, है ना। ऐसे देशों को मध्य मूल्य सूचकांक वाला देश कहा जाता है, जिसका स्कोर है 0.550 से 0.699 के बीच। कितने देश हैं? 44 देश हैं। अगला निम्न मूल्य सूचकांक वाले देश मतलब शिक्षा व्यवस्था एकदम खराब, एकदम नहीं है शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम खराब, एकदम एको कटी नहीं अच्छा, आय व्यवस्था भी एकदम खराब, मतलब पैसा कमाने के कोई स्रोत नहीं है। ऐसे देशों को क्या कहा जाता है? निम्न मूल्य सूचकांक वाला देश का। कितना देश है रे? 32 गो है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बहुत धाकड़ तरीके से मांझे स्टाइल में आपको बताया, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर शेयर करिएगा। 2-3 बार हम बोल चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, है ना, मानव विकास का मापन, है ना, मानव विकास का मापन, मानव विकास का मापन 0 से 1 के बीच में होता है। मानव विकास का मापन 0 से 1 के बीच में होता है ना। अगर मानव विकास का स्कोर इधर जा रहा है तो कहीं ना कहीं मानव विकास का स्तर क्या हो रहा है? गिर रहा है। और अगर इधर जा रहा है तो कहीं ना कहीं मानव विकास का स्तर कैसा हो रहा है? ऊंचा हो रहा है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो मानव विकास का मापन 0 से 1 के बीच में होता है। अगर 0 की तरफ जाएगा तो मानव विकास का स्तर क्या होगा? नीचे गिरेगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? नीचे गिरेगा, है ना। और मानव विकास का स्तर ऊंचा होगा कब? जब प्लस की ओर जाएगा, जब 1 की ओर जाएगा तो मानव विकास का स्तर क्या होगा? ऊंचा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्या प्रश्न है?
मानव विकास का स्तर एक की ओर क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होगी और आय व्यवस्था अच्छी होगी, जिसके कारण मानव विकास का स्तर किधर जाएगा? एक की ओर जाएगा। समझे? मानव विकास का स्तर एक की ओर कैसे जाएगा? जब किसी देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होगी, आय व्यवस्था अच्छी होगी, तब मानव विकास का स्तर किधर जाएगा? एक की ओर जाएगा। लेकिन जीरो की ओर कब आएगा रे? जब मानव विकास, जब शिक्षा, जिस देश की शिक्षा क्या होगी? खराब होगी। स्वास्थ्य व्यवस्था क्या होगा? खराब होगा। आय व्यवस्था क्या होगा? खराब होगा, है ना? तब मानव विकास का स्तर जो है वो किधर जाएगा रे? जीरो की ओर जाएगा, है ना मेरे प्यारे बच्चों? समझ गए? तो मानव विकास का मापन 0 से 1 के बीच में होता है। जब 1 की तरफ जाएगा, कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था अच्छा है, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा, आय व्यवस्था अच्छा है, जिसके कारण मानव विकास का जो स्कोर है वो 1 की तरफ जा रहा है। लेकिन 0 की तरफ कैसे आ रहा है? क्योंकि यहाँ का शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और आय व्यवस्था अच्छी नहीं है, जिसके कारण मानव विकास का जो स्कोर है वो किधर जा रहा है? 1 की तरफ जा रहा है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अगर हम शिक्षा में अच्छे हैं, अगर हम स्वस्थ हैं, अगर हमारे पास आय है, तो हम किधर चलेंगे? प्लस की ओर चलेंगे, 1 की ओर चलेंगे। लेकिन यही मुड़ जाएंगे जब हमारे पास शिक्षा अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य अच्छी नहीं है, आय अच्छी नहीं, तो हम किधर कूदेंगे? 0 की तरफ कूदेंगे। मतलब तीनों खराब है। ठीक ना? इतना समझ में आ गया तुम लोग को कि मानव विकास का मापन 0 से 1 के बीच में होता है। 1 की तरफ क्यों जाता है? क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और आय तीनों बेहतर होता है। अरे 0 की तरफ क्यों जाता है? क्योंकि तीनों के तीनों खराब होता है। ठीक ने? चलो आगे चलते हैं। आप देखो लल्ला, ये अगला टॉपिक है और मानव विकास चैप्टर का ये अंतिम टॉपिक है। एकदम पूरा एकदम डिटेल से पढ़ा रहे हैं, तो इनके एक कटी कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक ना? चलो, तो मानव विकास का उपागम, है ना? उपागम का मतलब होता है जरूरत, है ना मेरे प्यारे बच्चों? तो मानव विकास के 4 उपागम हैं। मानव विकास के कितने उपागम हैं? 4 उपागम हैं। मानव विकास के कितने उपागम है? 4 उपागम है। 4। पहला कौन रे? आय उपागम। दूसरा कल्याण उपागम। तीसरा आधारभूत आवश्यकता उपागम और चौथा क्षमता उपागम। उपागम का मतलब समझ में आया? जरूरत, है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, मानव विकास के 4 उपागम है। पहला कौन? आय उपागम। दूसरा कहा कौन? कल्याण उपागम। तीसरा कहा कौन? आधारभूत आवश्यकता उपागम और चौथा कौन? क्षमता उपागम। तो ये चारों उपागम को याद रखना। कभी कभी कोई पूछ देता है बाबू शादी ब्याह में। ठीक ना? चलिए अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे आय उपागम, है ना? समझते हैं, यह मानव विकास के सबसे पुराने उपागम में से एक है ना? पैसा, आय, जानते हैं कि पैसा का उद्भव आज से नहीं हुआ है, बहुत पुरानी समय से हुआ है ना? इसलिए यहां पर लिखा हुआ है यह मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है ना? आय उपागम जो है वो मानव विकास के सबसे पुराने उपागम में से एक है, क्योंकि पैसा रहेगा ना तभी आप ऐसा का तैसा कर सकते हैं, है कि नहीं? जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो पैसा जो है वो आज का चलन नहीं है, बहुत पुराने समय से पैसा का चलन चलते आ रहा है। इसलिए मानव विकास के सबसे पुराने उपागम में से, मानव विकास के सबसे जरूरत में से एक है, वो है कौन? आय। आय है तो दुनिया पूछेगी, आय नहीं है तो कोई नहीं पूछेगा, चाहे वो अपना हो चाहे वो पराया हो। पैसा रहेगा सब पूछेगा रे, और पैसा नहीं रहेगा तो कोई नहीं पूछेगा, है ना? तो पैसा का जो चलन है मेरे प्यारे बच्चों वो बहुत पुराने समय से चलते आ रहा है।
इसलिए मानव विकास के सबसे पुराने मानव के विकास में अगर सबसे अहम भूमिका कोई निभाया है तो वो पैसा निभाया है, वो आय निभाया है। क्योंकि पैसा रहेगा तो हम शिक्षा भी अच्छा पा सकते हैं, पैसा रहेगा तो हम स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा पा सकते हैं, पैसा रहेगा तो दुनिया की हर चीज को हम अपने कदमों में पा सकते हैं। क्या हम गलत है तो कमेंट करके बताना रे रसगुल्ला, है ना। चलिए ये समझ में आ गया। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है, मतलब आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। सीधी सी बात है, आय उपागम पैसा की बात कर रहा है ना। आय का स्तर ऊंचा हो तो मानव जीवन का स्तर भी ऊंचा हो। मतलब समझ में आया रसगुल्ला। मतलब पैसा होगा रे तो तोर जीवन अच्छा होगा, पैसा नहीं होगा तो तोर जीवन अच्छा नहीं होगा। पैसा होगा रोटी कपड़ा मकान अच्छा मिलेगा, अगर तोर जगह पैसा नहीं होगा, आय नहीं होगा, रोटी भी नहीं मिलेगा अच्छा से, कपड़ा भी नहीं मिलेगा और मकान भी अच्छा नहीं मिलेगा, है ना। तो यहां बोल रहा है तीसरा का पॉइंट कि आय का स्तर पैसा का स्तर अगर ऊंचा होगा, पैसा खचा के है तो मानव जीवन का स्तर भी ऊंचा होगा। लेकिन पैसा नहीं है, एकदम ढिल्लल ढाकर है तो मानव विकास का स्तर नीचे होगा। बात समझ में आया ना रसगुल्ला। तो ये तीनों का तीनों पॉइंट तुम लोग पढ़ लेना, एकदम कहीं ऑफलाइन करने की जरूरत नहीं है। खाली कोई दिक्कत होगा इन नंबरवा पर हमको खाली मैसेज करना, तो इनके लिए हम जान दे देंगे। 1 रुपया किसी से नहीं लिया जाएगा, ये मेरी 100% की गारंटी है। जब तक हम जिंदा रहेंगे 1 रुपया कहीं से हम आपको नहीं बोलेंगे कि आप मेरे ऐप को खोलिए, आप मेरे ऐप को खोलने के बाद 1 रुपया का परचेस करिए, ये हम कभी नहीं करेंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करें, आपकी हर जरूरत को अगर हम नहीं पूरा करेंगे तब कहिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कल्याण उपागम, है ना। तो कल्याण उपागम 4 देखे थे। पहला, यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में दिखता है ना। मतलब कल्याण उपागम जो है वो मानव को किस रूप में देखता है, लाभार्थी के रूप में देखता है। नहीं समझे। जैसे कि आप लोग देखते होंगे 5 केजी चावल मिला तो किसका कल्याण किया जा रहा है, हमारा कल्याण किया जा रहा है, मनुष्य का कल्याण किया जा रहा है। तो मनुष्य को वहां पर लाभ मिल रहा है ना। तो कल्याण उपागम कहता है कि यहां कल्याण उपागम में मनुष्य को कल्याण किया जा रहा है ना। उसको विभिन्न तरीके से मनुष्य का कल्याण किया जा रहा है। कैसे? 5 केजी तुमको अनाज सरकार फ्री दे रहा है तो तुम लाभार्थी हैं जी। स्वास्थ्य व्यवस्था, जब जाते हैं हजारीबाग सदर अस्पताल में तो वहां पर आपको दवा फ्री मिल रहा है, आप लाभार्थी है कि नहीं। आयुष्मान कार्ड योजना 5 लाख आपको फ्री, मैया सम्मान योजना, बप्पा योजना, मैया योजना, बहिनी योजना, सब योजना दो, पढ़ाई लिखा पर मत ध्यान दो। बात समझ रहे हैं ना। मतलब मेरे प्यारे बच्चों कल्याण उपागम कहता है कि मनुष्य को यहां लाभार्थी के रूप में देखा गया है। यहां कल्याण उपागम मनुष्य को कल्याण किया जा रहा है, मनुष्य की हर जरूरतों को यहां पर पूरा किया जा रहा है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा मनुष्य का कल्याण किया जा रहा है। तो ये बात समझ में आया। अगर मनुष्य को 5 केजी अनाज मिल रहा है तो वो अपना पेट भर रहा है। किसी व्यक्ति के पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है तो सरकार उसको क्या दे रही है, 5 लाख का पैसा दे रही है। क्यों? क्योंकि वो बेचारा अच्छा से इलाज करा सके, है ना। तभी ना मनुष्य विकास करेगा जी। जो गरीब है वो गरीब रह जाएगा। मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब घर द्वार क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि मनुष्य विकास करे। बात सुना है कि नहीं। तो जो मनुष्य है, कल्याण उपागम कहता है कि मनुष्य को यहां लाभार्थी के रूप में देखा जा रहा है। मनुष्य की उन सारी मूलभूत आवश्यकताओं को सरकार पूरा कर रही है ना। चलिएगा ये बात समझ में आया। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और
सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय, यहां पर व्यय का तर्क देता है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, कल्याण उपागम कहता है कि यहां पर शिक्षा भी फ्री मिलेगा, स्वास्थ्य भी फ्री मिलेगा, सामाजिक सुरक्षा भी फ्री मिलेगा, सुख साधन भी फ्री मिलेगा। कैसे? सरकारी व्यय के अनुसार, मतलब सरकारी खर्च करके, है ना। सरकारी स्कूल में जा रहे हैं 1 रुपया लगता है, सदर अस्पताल जा रहे हैं 1 रुपया लगता है। बात समझे कि नहीं? वैसे बहुत सारे संसाधन है जो सरकार के द्वारा कल्याण चलाकर मनुष्य को विकसित अवस्था की ओर सरकार लाने का प्रयास कर रही है ना मेरे प्यारे बच्चों। अगला, सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके, यहां पर फिर से मिस्टेक है, व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। मतलब सरकार ये जो सारा कुछ कर रही है उसका मुख्य उद्देश्य है मनुष्य का जीवन स्तर ऊपर उठाना। मनुष्य का स्तर अगर ऊंचा होगा, मनुष्य का मानव विकास का स्तर ऊंचा होगा तो राष्ट्र सशक्त होगा, राष्ट्र मजबूत होगा, देश शक्तिशाली होगा, समाज शक्तिशाली होगा। इसलिए सरकार लोगों को कल्याण करने के लिए विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं के तहत उसको मदद करने का काम करती है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, कल्याण उपागम बहुत देर तक चला, आपको समझ में आया होगा। चलिए, अगला है आधारभूत आवश्यकता उपागम, है ना। मनुष्य को कौन कौन सी वैसी चीजें हैं जिसकी आवश्यकता है ना। तो आधारभूत आवश्यकता उपागम, इस उपागम को मूल रूप से ILO, है ना, में प्रस्तावित किया गया। ILO का मतलब इंटरनेशनल है ना, IL लेबर ऑर्गेनाइजेशन, है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल, है ना, यहां पे ये मिस्टेक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आधारभूत आवश्यकता उपागम को लेकर आई है ना। इस उपागम को मूल रूप से ILO में प्रस्तावित किया गया है ना। UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, है ना। इस संगठन में जो है वो आधारभूत आवश्यकता उपागम को पेश किया गया, बात समझे कि नहीं, और प्रस्तावित किया गया। कहां पर? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में। किसको पेश किया गया? आधारभूत आवश्यकता उपागम को कहां पेश किया गया? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन नामक संगठन में। ठीक है, चलिए, इस उपागम में ILO ने मूल रूप से अच्छा न्यूनतम आवश्यकताओं की बात की है ना। आधारभूत आवश्यकता जरूरत में, आधारभूत आवश्यकता उपागम में ILO ने मूलभूत बातों की चर्चा की है कि मनुष्य को आधारभूत आवश्यकता कौन कौन सी चीज है, कौन कौन से संसाधन है ना। तो कहा है जैसे मनुष्य को किसकी आवश्यकता है? शिक्षा की आवश्यकता, स्वास्थ्य की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, जलपूर्ति की आवश्यकता है, स्वच्छता की आवश्यकता है और आवास की आवश्यकता है। कितना है कुल मिला के? 6 गो। तो ILO ने कहा कि ये सारे संसाधन अगर मनुष्य के पास उपलब्ध हो जाए तो उसकी आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं वो क्या हो जाएंगी? पूरी हो जाएंगी। इतना बात समझ आया? तो आधारभूत आवश्यकता उपागम को कहां प्रस्तावित किया गया? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन में पेश किया गया, है ना। इस उपागम में ILO ने मूल रूप से, है ना, मूल रूप से 6, यहां पर 6 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 6, है ना, 6 न्यूनतम आवश्यकता की बात की है ना। ILO ने मनुष्य के लिए कितने मूलभूत आवश्यकता की बात की है? 6 गो। पहल का कौन है? स्वास्थ्य, दूसरा कहा
शिक्षा, तीसरा कहा भोजन, चौथा जलपूर्ति और पांचवा स्वच्छता और छठा आवास। तो ये समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरे प्यारे बच्चों शिक्षा उपागम, सॉरी क्षमता उपागम, है ना। इस उपागम का संबंध प्रो अमर्त्य सेन से है ना। इस उपागम को किसने दिया? इस उपागम के बारे में सबसे पहले कौन बोला, कौन विचार किया? तो प्रो अमर्त्य सेन ने, ठीक है ना। तो क्षमता उपागम का जो संबंध है वो प्रो अमर्त्य सेन से है। प्रो अमर्त्य सेन ने क्षमता उपागम के बारे में बताया है, बात समझे। चलिए अगला, लोगों को संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है ना। लोगों को संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है ना। जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे मनुष्य संसाधनों तक पहुंच बना रहा है, वैसे वैसे मनुष्य का जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है, मनुष्य का जीवन स्तर अच्छा हो रहा है। इन सब बातों की चर्चा प्रो अमर्त्य सेन ने की है कि जैसे जैसे मनुष्य संसाधनों तक पहुंच बना रहा है, जैसे जैसे मनुष्य संसाधनों को बेहतर ढंग से उपयोग करना सीख लिया, वैसे अब मनुष्य का जीवन स्तर धीरे धीरे क्या हो रहा है? ऊंचा हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, है ना। और ये पार्ट 2 था, है ना। पार्ट 1 जो है वो अपलोड हो चुका है, आप लोग वहां देखेंगे, सारा प्लेलिस्ट बनते जा रहा है ना। एक बार दबाएंगे सारा प्लेलिस्ट में आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारा का सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग से हमारा एक आग्रह रहता है कि आप लोग मेरे चैनल को प्लीज भर भर के शेयर करिए, कमेंट करिए। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो इस नंबर पे कॉल करिए या फिर इस नंबर पे मैसेज करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स दिया जाएगा, किसी भी प्रकार की समस्या का निवारण किया जाएगा, आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने देंगे। चाहे आप किसी भी दूर दराज क्षेत्र के होंगे, गांव के लोग होंगे जो ऑफलाइन नहीं कर पा रहे, सिर्फ एक मैसेज करेंगे, आप जिस प्रकार का हमसे सहायता मांगेंगे उस प्रकार का आपका सहायता दिया जाएगा। बस पैसा सहायता नहीं मांगिएगा, क्योंकि पैसा हमारे जन खुदे नहीं है, हम कर्जा में, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।